नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जम्मू के लिए। जम्मू के लोगों को लगता था कि जो पिछले कई दशकों से खित्ते के साथ जो पक्षपात हो रहा है, 370 में संशोधन होने और 35 से हटने के बाद वो पक्षपात सौतेला विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन जम्मू खित्ते के साथ बदस्तूर जारी है। हम आज बात करेंगे पीएचई के डेली वेजर्स की। पीएचई के डेली वेजर्स जम्मू के अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं। जम्मू खित्ते के डेली वेजर्स के साथ पक्षपात किया जा रहा है। कश्मीर खित्ते के डेली वेजर्स के साथ उनको 12 महीने की सैलरी दी जाती है और यहाँ के लोगों को पूरी सैलरी नहीं दी जाती, समय पे कभी भी सैलरी नहीं देती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दावे करते थे कि अब पक्षपात नहीं होगा, लेकिन पक्षपात अभी भी बदस्तूर जारी है। किस तरीके से आपको लगता है कि पक्षपात हुआ आपके साथ? देखिए, जो अभी रिसेंटली ये ख़त्म हो रहा है, मार्च महीना ख़त्म हो रहा है। अभी पिछले फरवरी की जो वेजेस थी पीएचई डिपार्टमेंट की, हालांकि हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एक ही हैं, चाहे वो जम्मू के कश्मीर के एक ही कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, लेकिन कश्मीर वालों की वेजेस 26 फरवरी को जम्मू से रिलीज़ हुई है। उनको पूरे महीने की वेजेस मिली है। और जो जम्मू की बात करें तो जम्मू को सिर्फ 6 दिन की फरवरी की वेजेस मिली है, जो परसों रिलीज़ हुई। जब परसों 6 दिन की वेजेस रिलीज़ हुई तो हम चीफ इंजीनियर ऑफिस में हमने जाके हंगामा किए कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। तो फिर कल 5 दिन की और वेजेस जो है रिलीज़ हुई है कि कुल 11 दिन की वेजेस, 28 दिन का महीना पूरा काम करने के बाद वेजेस जो है 11 दिन की। और पिछले साल भी यही हुआ। पिछले साल जम्मू प्रोविंस को 9 महीने की वेजेस मिली और 1-2 डिवीज़न के अंदर 10 महीने की मिली। कश्मीर को पूरे प्रॉपर 12 महीने की वेजेस मिली। हम कहते हैं कि उनका हक बनता है उनको दो, लेकिन हमारा भी तो हक बनता है। हम भी साल में अगर 12 महीने काम करते हैं, हमारी 12 महीने की वेजेस क्यों नहीं आती? टॉप ऑफिशियल एक ही है, एक ही चेयर है जिसने ये वेजेस बांटनी है, तो फिर हमारे साथ जम्मू के साथ भेदभाव क्यों? पीछे आपने देखा जब कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें रहती थी, तब भी 2004 में जब रेगुलाइजेशन हुई, जो 94 से प्रायर लगे हुए लोग थे, तो जम्मू में 855 लोगों को परमानेंट किया, वहाँ पे 11,129 लोगों को परमानेंट किया और 218 एक बार फिर किया, लेकिन जम्मू में टोटल 855। तब ये बात समझ में आती थी क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार होती थी। लेकिन अब जब 317 हट गया, केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज तक कोई जम्मू के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ। आज भी वो बदस्तूर जारी है और इसका ताज़ा नमूना है जो कल हुआ है कि उनको पूरे महीने की वेजेस और हमारे लिए वेजेस 11 दिन की, वो भी लड़ाई करने के बाद 5 दिन की वेजेस ली है, और नहीं तो ये तो 6 दिन की वेजेस दे रहे थे। यहाँ ये कहाँ का कानून है? मैं कहता हूँ बीजेपी की लीडरशिप से भी आपको ग्राउंड पे देखना पड़ेगा। आप लोग दावे कर देते हो, मीडिया में आके बोल देते हो हमने भेदभाव खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई से आप नावाकिफ हो। लेकिन एक चीज़ है कि आप मजदूर संघ से ताल्लुक़ रखते हैं, मानते हैं इस बात को। मजदूर संघ जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, फिर आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मजदूर संघ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी 1980 में बनी है और भारतीय मजदूर संघ 1995 में बना है। आप देखिए, बीजेपी के साथ हमारा एक मदर ऑर्गेनाइजेशन एक है जो आरएसएस है, लेकिन बीजेपी के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। अगर बीजेपी के साथ हमारा लिंक होता, आज नेशनल लेवल पे भारतीय मजदूर संघ इनके खिलाफ लड़ रहा है और इनको लोगों को हम बड़ी बार कन्विंस करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हम आज भी इनसे कह रहे हैं कि हमारे मसलों का हल कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में, जैसे अभी पंजाब लेटेस्ट बॉर्डर स्टेट है और वहाँ पे आके आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने 2014 में आपने वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम 60,000 डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे, उसी का नतीजा था कि आपको 25 सीटें बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर मिली और पहली बार इनको सरकार में बैठने का मौका मिला। इन्होंने लोगों को नज़रअंदाज किया। आपने देखा पिछले दिनों हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का गिराव भी किया, अरविंदर रैना का गिराव भी किया। हम किसी को स्पेयर करने के मूड में नहीं हैं। हम जहां मुलाजिम के हित की बात होगी वो करेंगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। कांग्रेस की सरकार थी तब भी लड़ते थे और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब भी हम लगातार लड़ रहे हैं। चाहे इनके ऑफिस का गिराव करना हो, इनके शमशेर सिंह मनाज जी का गिराव करना हो, जुगल जी का, डॉक्टर जितेंद्र का, सबका गिराव करें। गिराव करने का मकसद यही है कि हमारी साथ इंसाफ करो। आप लोगों को हमने वोट
दिया था, आप लोगों ने दावे किए थे कि हमारी सरकार आएगी हम इंसाफ करेंगे, लेकिन 8 साल से आपकी सरकार है, आज तक इंसाफ नहीं हुआ। और अगर आप अभी भी चूक जाते हो तो शायद आपको दोबारा जो आप 50 पार की बात कर रहे हो, 50 पार तो दूर की बात है, कहीं आपको लखनपुर के पार न जाना पड़े। आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों डिस्क्रिमिनेशन करती है जम्मू के डेली वेजर्स के साथ? क्या कारण आपको लगता है? गुलिस्तान और विनोद शर्मा जी, आपका शुक्रिया। आप उन मुद्दों को उठाते हो जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद कर लेती है। जो आपने ये कहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जम्मू वालों के साथ क्यों है, ये जो परसों का एपिसोड हुआ कि कश्मीर वालों को पूरी वेजेस और जम्मू वालों को पहले 6 दिन की फिर 5 दिन की, और कुछ साथी जो हमारे उस टाइम कुछ मीडिया हाउस ने कवर किया तो लाइव देख रहे थे। एक हमारा साथी है मोहम्मद रमज़ान रजौरी का सीपी वर्कर था साथी, उसको इतना स्ट्रेस हो गया तो हार्ट का अटैक आ गया जी। और कल भी अनकॉन्शियस था। आज अभी फ़ोन पे मेरी साथी से बात हुई, उनको उसकी डेथ हो गई। सभी साथी मजबूत दिल के नहीं है या घर की उनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है। तो आपने जो ये चीज़ कहा, हम पिछले कई सालों से ये चीज़ कहते आ रहे हैं कि आप धारा 370 टूटने के बाद, हमने ये पहले भी कहा कि हमारा जीवन या हमारी कैटेगरी को कुछ नहीं मिला। ये जो हमारी डेली वेज की कौम कह लीजिए, डेली वेज की जमात कह लीजिए, इसको कोई भी कुछ नहीं मिला। ट्रेड यूनियन जितनी भी है इसी मुद्दे पे लड़ती है। हमारी लड़ाई चेयर से, चेयर पे चाहे कांग्रेस बैठे, पीडीपी बैठे, पैंथर बैठे, एनसी बैठे, बीजेपी बैठे, सभी हमारे लिए एक जैसे हैं। इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। और आज का जो हालात हैं, आज के हालात हैं कि जैसे मैंने साथी की बात की, उसको उम्मीद थी कि जल्दी हम रेगुलाइज होने वाले हैं, लेकिन जब उसने ये न्यूज़ सुनी कि रेगुलाइजेशन दूर की बात है, कुछ वेजेस पूरी नहीं जो काम करके कश्मीर में अगर उनको 26 दिन की मिल गई, 26 फरवरी को मिल गई, हमारी कब रिलीज़ हो, हमारी शायद 25 को रिलीज़ हुई, 25 को 6 दिन की और कल हुई 28 को दोबारा 5 दिन की। अब ये बताइए हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अगर हम बराबर काम करें, इक्वल वर्क इक्वल पे है, वहाँ भी सेम सिस्टम है, यहाँ भी सिस्टम, तो कौन सा भेदभाव खत्म? भेदभाव हमारे लिए कोई खत्म नहीं है। दिल्ली की आंख जो है कश्मीर की तरफ ही होती है हमेशा। बोलने में भी वो कश्मीर बोलते हैं, जम्मू का नाम कोई नहीं लेता, चाहे पहले सरकार ने चाहे आज की। तो आपके माध्यम से एलजी साहब से हमें बड़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन हम खुद हैरान हैं ये कौन सा एक उनके हमारे और उनके दरमियान या एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से ऑफिसर हैं। हमने पहले भी आपको बोला था, कुछ ऑफिसर हैं जो डेलिबरेटली जम्मू के लोगों को, जम्मू के डेली वेजर को दबाना चाहते हैं। तो हम ना दबने वाले हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन हमारे साथी रेगुलराइजेशन को लेकर के कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोसेस, और क्या सरकार आपको अश्योर करती है? वक्तन वक्तन आप हड़ताल करते हैं, आपकी नेगोशिएशंस भी होती हैं, बातचीत भी होती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी निकलते हैं, लेकिन कोई बात मैच्योर होती नज़र नहीं आ रही। देखिए सर, 11 नवंबर 2020 को जब हम एलजी साहब के पास गए थे, उसके बाद करीब 1.5 साल ये बातचीत रुकी रही। फिर हम 8 मार्च को, ये 2022 को जब रविंद्र राणा जी के घर का गिराव हुआ, तो 9 मार्च को उनका सुबह कोई 11-12 बजे हमारे साथियों को फ़ोन आया कि आपको एलजी साहब के साथ 5 बजे टाइम है। जब हम राजभवन गए तो राजभवन में अंदर जाके हमें पता लगा कि एलजी साहब की सेहत ठीक नहीं है। तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार जी, उनसे इस विषय पर पूरी चर्चा हुई। और जितने हमारे डॉक्यूमेंट हैं पिछले 15-20 साल से, जितने ऑर्डर निकले हैं, जो SRO 64 या SRO 520, जितनी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे वो हम सब ले गए थे वहाँ पे। और हमने उनसे एक एक पॉइंट पे चर्चा की और उन्होंने भी दिल खोल के हमें ये कहा और भी कोई बात है वो भी सुनाइए। लेकिन ये मीटिंग अगर हमारी 1-2 साल पहले हो जाती, शायद हमें रेगुलर हुए करीब 1-2 सालों तक, क्योंकि नितेश्वर कुमार जी ने जिस डिटेल से और जितना हमें लगा उन्होंने इसका ग्राउंड वर्क किया हुआ था। और जितने कैसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐसे किए, हमें भी पसीना आया जवाब देने में, क्योंकि तैयारी हमारी थी, ग्राउंड वर्क होती है। हम यही लोग हैं, मीडिया में भी हम बोलते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज भी इकट्ठा करते हैं, पेपर की जानकारी पूरी रखनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि एलजी साहब ने पिछले दिनों में जब बजट पे चर्चा हुई तो एक साथी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम, जैसे उन्होंने पंजाब का जिक्र किया, भगवंत मान जी ने वहाँ पे 30-35, हाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि रेगुलराइज कर देंगे और सीधे प्राइम मिनिस्टर पैक करेंगे संतुलित तरीके। संतुलित, तो हमारा एलजी साहब जी ये कहा है कि संतुलन बनाइए, लेकिन आप भी प्राइम मिनिस्टर साहब से पैसा मांगिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप 60,000 एकदम कीजिए, हमने यही कहा कि आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए।
इससे फ्लेक्सिबल हम कितना हो जाएंगे? 25-25 साल से, 20-20 साल से हम यही कहते आ रहे हैं कि आप इस प्रोसेस को, जो आपने दरवाज़ा हमारे लिए बंद किया हुआ है, इसको शुरू कीजिए। कुछ साथी, जैसे मैंने आपको बताया रजौरी का इंसिडेंट हो गया, एक साथी, उससे पहले 1.5 साल पहले एक साथी ने कुछ खा लिया, जहर खा लिया। कुछ साथी बगैर कुछ लिए सर 60 साल के वो रिटायर घर चले गए। उनके घरों की कंडीशन, उनके परिवारों की कंडीशन आप सोच सकते हैं क्या है। हम बड़े परेशान हैं। परेशान इसलिए, अपने लिए तो परेशान है, लेकिन उन साथियों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है जो एक उम्मीद से हमारे साथ चलते हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या प्रस्ताव है आपके पास, किस तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है? आपके भी मन में कुछ होगा कि आपने सुझाव दिया होगा सरकार को कि एक शॉर्ट में अगर आप सभी को नहीं कर सकते रेगुलराइज, तो किस फेज मैनर में, किस तरीके से करना चाहिए? विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डेली बेजर की आवाज़ बुलंद करने के लिए। फ़िलहाल गवर्नमेंट का खुद ही एक इन्होंने निकाला था पैरामीटर कि इन लोगों को फेस मैनर में किया जाएगा, तो हम लोगों ने सबने उसका स्वागत किया था। तो फेस मैनर की तो बात दूर रहेगी, ये हमारे जहां हमने कंसंट्रेट किया हुआ है जिस इशू को लेके, वो थी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। तो हमारा पेंडिंग वेजेस था, साथ में मिनी वेज एक्ट। मगर इन लोगों ने हमको इधर घुमा के रखा है एक वेजेस के लिए। वो मंथ, पूरे महीने की आने की बजाय 5 दिन की दे रहे हैं, ताकि हम लोग इधर ही घूमते रहें, उधर हमारा ध्यान ना जाए। तो ये ब्यूरोक्रेसी हमें कहीं और घुमाना चाहती है। मगर मेरा आपके माध्यम से यही है कि हम लोग इधर ना 1-2 बेसिस के लिए नहीं लड़ रहे, हम रेगुलेशन पॉलिसी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो 6-6 साल का पेंडिंग बेसिस है, हमारी लड़ाई उनके लिए है। हमारे जो साथी मर गए हैं सेवा देते देते, उनके घर परिवार को कुछ सहूलियत मिले, कुछ सुविधा मिले, कोई 5-5, 10-10 लाख रुपए का उनको रिलीफ मिले, हमारी लड़ाई उस तरफ है। 1-2 महीने की बेसिस के लिए गुमराह करना जहाँ साथियों को, उसका हमारा कोई नहीं मकसद है, ये है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कौन सा तरीका है कि आप 5 दिन का, पूरे महीने काम करवाएंगे आप और रिलीज करेंगे 5 और 6 दिन की सैलरी? ये कौन सा तरीका? क्या आपने ऑफिसर से पूछा कि ये कौन सा तरीका है? हमारे मीडिया साथी भी गए थे चीफ साहब से बात करने के लिए। तो पहले तो चीफ साहब ऐसे ही बैठे थे नॉर्मल प्रोसेस में। जब मीडिया वालों को देखा भाइयों को, तो उन्होंने एक LCD ऑन करके तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की हवाला देना शुरू कर दिया। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो कल भी 2 मीडिया चैनल कल भी गए थे, उन्होंने कल भी उनको पूछा, भाई अगर श्रीनगर में पूरी है तो इनको पूरी क्यों नहीं? ये 5 दिन वाला कौन सा सिस्टम है? क्या ये कोई भीख मांग रहे हैं? क्या आपसे ये कोई मतलब घर परिवार चलाने के लिए इनका हक नहीं बनता कि अपने महीने की पूरी की बेची लें जैसे श्रीनगर वालों को मिली है? तो बात वही, हमको इधर ही घुमाने के चक्कर में है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोगों ने 2 कार्यक्रम दिए हैं जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ हम पे, तो धक्का मुक्की, बड़े साथी हमारे जख्मी भी हुए। अब भी थोड़ा सा टाइम हमने इनको दिया था, जैसे 20 तारीख का, इन्होंने वो टाइम निकाल दिया। अब हमारी फिर एक रणनीति तहत हम फिर चल रहे हैं। थोड़े दिन के अंदर एक कार्यक्रम फिर होने वाला है। तो हमने सभी साथियों को बोला हुआ है, अपना अपना कैरी बैग साथ रखें। अगर 4 दिन 5 दिन कहीं रोड पे, पुल पे या चौराहे को घेरना भी पड़ा, हम घेरेंगे। पत्थर नहीं उठा सकते, ना बंदूक उठा सकते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। अपने हक के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए जो कुछ कर गुजरेंगे वो करेंगे। मर जाएंगे, मतलब अपने बच्चों की लड़ाई है, ये जरूर लेके रहेंगे हम। हाँ जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक कमेटी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू वहाँ की, उसकी उनकी अगुवाई में ये कमेटी की मीटिंग तो होती है, लेकिन आउटकम्स कुछ नहीं निकल रहे। देखिए, कमेटियां लगातार हम लगभग 2009 में ये कमेटियां बनना शुरू हुई थी। तो 2009 में जो कमेटी बनी थी उसने भी 2014 में एक डिसीजन दिया था कि इनको फेज़ मैनर में हम परमानेंट करने जा रहे हैं, ये फेज़ है। लेकिन आउटकम आज तक वही बात है कि निकला कुछ नहीं। मुझे तो लगता है जो जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात भी बिगड़े, क्योंकि अब डेली वेजर के अंदर इतना गुस्सा पनप रहा है। जो लोग 25-25 साल अपने ज़िंदगी दे चुके हैं, 28 साल दे चुके हैं, और उनको खाली हाथ जब घर भेज रहे हो, तो जो लोग पीछे रह रहे हैं उनके दिलों में एक बहुत बड़ी नफ़रत पैदा हो रही है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब हमारा इम्तहान मत लें, क्योंकि आने वाला दौर जो है, अब हम जब प्रोग्राम करते हैं या कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार ताकत दिखाती है, पुलिस बल का इस्तेमाल करती है, और ये सारा पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे पे होता है। आने वाले दिनों में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी, ना ये पुलिस बल इनके पास होगा और ना ही इतनी ताकत इनके पास होगी। इनको लोगों के घरों में जाना है, तब इनके साथ क्या हो सकता है ये इन लोगों को अभी सोचना चाहिए। आज केंद्र में बहुत मजबूत सरकार बैठी हुई है और LG भी BJP के रिलेटेड हैं,
पूरी सारा जो दारोमदार बीजेपी के ऊपर है। और हमें लगता है जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर पार्टी, ये लोग सत्ता में रहते हुए हमारे साथ राजनीति करते रहे, आज बीजेपी भी उन्हीं रास्तों पे चल रही है। नारी के साथ मिलते हैं, जैसे नीतीश्वर जी से आप मिले, उन्होंने क्या बताया आपको कि जो रेगुलराइज करने के लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कितने पैसे की ज़रूरत है? देखिए, उन्होंने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं ये जो सारी बातें आपने कही वो जब हम उनको बता रहे थे और डॉक्यूमेंट दे रहे थे तो वो एक स्लिप लगा रहे थे, उनके ऊपर नोट कर रहे थे। उन्होंने पूरी नोटिंग की और उन्होंने बोला है कि मैं ये नोट जो है हम एलजी साहब से पुट ऑफ करेंगे और दोबारा आपको बुलाएंगे। जो आपकी मीटिंग एलजी साहब से होनी थी, लेकिन आप वो बीमार हैं, इस वजह से आपसे नहीं मिल पाए, वो दोबारा आपको बुलाएंगे और आपके लिए जो भी होगा बेहतर होगा। और जैसे बिजली वालों का हुआ है, ये चीज़ उन्होंने ज़रूर कही थी, जैसे बिजली और पीएचई ये दो बड़े डिपार्टमेंट है, बाकी वाले तो छोटे छोटे हैं। बिजली वालों का हमने मसला हल कर दिया, अब नेक्स्ट बारी जो है आपकी पीएचई वालों की है। लेकिन आज काफ़ी दिन हो गए, ये 9 तारीख से लेके आज 29 तारीख हो रही है, 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा कि जिस पे भरोसा किया जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से या जुगल किशोर शर्मा जी की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे को रखा गया है। हम भी इसलिए थोड़ा वेट कर रहे थे कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कोई बात रखी है तो शायद हमारे लिए अच्छा कोई आए। हम तो यही कहते हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन हो जाए, हमें ना तो धरने करने की जरूरत पड़े और ना ही हम धरने करने के लिए खुश हैं। हमें कोई धरने करने से खुशी नहीं मिलती है कि हम लोग सड़कों पर नारेबाजी करें या सरकार के खिलाफ हल्ला गुल्ला करें। हमें सिर्फ हमारी मजबूरी है कि हमारी रेगुलाइजेशन नहीं हो रही, इसलिए हमें मजबूर होकर सड़कों पर निकलना पड़ता है। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करें, क्योंकि जब हम सड़कों पर निकलते हैं आम जनता भी परेशान होती है और आगे गर्मी का सीजन भी शुरू हो रहा है। तो अगर सरकार मजबूर करती है तो आने वाले दिनों में पानी बंद जैसा कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है और उसके लिए सीधा सीधा एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी चेयर जम्मू कश्मीर की जो एलजी साहब की है वहां तक अपनी डिमांडें रख चुके हैं। कोई चेयर ऐसी नहीं है जो हमारी मजबूरियों के बारे में नहीं जानती या हमारी डिमांडों के बारे में नहीं जानती, लेकिन डेलिबरेटली अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे या हमें सताने की कोशिश करोगे तो हमारे पास वही रास्ता होगा, आंदोलन, और वो हम करेंगे। आपके पास क्या फार्मूला है जब आप जाते हैं, किस तरीके से बताते हैं कि किस चरणबद्ध तरीके से लोगों को रेगुलराइज किया जा सकता? देखिए सर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो 2 SRO, एक SRO 64 था जिसको फारूक अब्दुल्ला साहब ने 2001 में बंद किया तो लोगों ने उनको घर में बंद कर दिया, दूसरी पार्टियां सत्ता में आ गई। एक SRO पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाला SRO 520, उसको हम लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन्होंने फोर्सली कम से कम 8-10 हज़ार फाइल तैयार करवाई और जम्मू प्रोविंस की 8-10 हज़ार फाइल तैयार करके और वो सेक्टर में पड़ी हुई है। हम जब भी किसी अधिकारी से मिलते हैं हम ये कहते हैं आप SRO 64 का बैन हटाइए, जिनको 7 साल हो गए, जिनको 7 साल हो गए, एक उसमें SRO 64 देंगे, उसमें सभी लोग 60,000 आ जाएंगे। 12,000 पीडीडी का निकाल दीजिए तो करीब 48 में से भी 5-7 हज़ार लोग ऐसे हैं जो 60 साल के रिटायर घर चले गए, 2-4 लोगों की डेथ होगी। 40,000 के करीब आंकड़ा है जो 2014 में ऑथेंटिकेट हुए थे वो लोग। अगर ये शुरुआत करते हैं, ये कहते हैं कि अगर SRO 64 दे रहे हैं, जिनको 7 साल हो गए वो खुद लोग अपनी फाइलें बनाएंगे, फाइल बनते 5-6 महीने लग जाते हैं। अगर ये शुरुआत करें, मंशा क्लियर, अगर भगवंत मान जी की मंशा थी क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दी। हमें भी, क्योंकि देवेंद्र राणा जी ने या बाकी सभी पॉलिटिकल जितने बड़े बड़े लीडर हैं, देवेंद्र राणा जी पावर सेंटर थे किसी टाइम अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उमर साहब के पास सब कुछ उनकी वो अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी विल पावर नहीं है कि डेली वेज का मुद्दा हल कर सके, अगर होगा तो एलजी साहब की टाइम है और हमें भी एलजी साहब से बड़ी उम्मीदें। लेकिन ये जैसे मेरे साथी ने बताया, हम 1.5 साल करीब पहले उनको मिले थे, आज 9 मार्च को नीतीश कुमार जी को मिला है, और नीतीश कुमार जी को मिलने के बाद हमें थोड़ा ये है, दिल में शांति है, थोड़ा दिमाग में सुकून है, दिल में सुकून है, क्योंकि उन्होंने जो जैसे जैसे हमारा ये चीज़ डिस्कशन हुई, टेबल टॉक हुई, टेबल टॉक का ये है कि उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। तो हमारा आज भी सरकार से यही है कि आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए SRO 64 का। जो लोग उसमें आएंगे, आप जैसे फाइलें बनेंगी, ये फाइल तो एक दिन में बनेंगी नहीं। फाइनेंस में सेक्रेटरीट में सर एक SO है, उसके नीचे 2 क्लर्क हैं और एक उनके पास 1 या 2 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। 5 बंदे कब ये 40 हज़ार का करेंगे? हम इसीलिए सरकार को कहते हैं आप थोड़ा सा स्टार्ट करिए, हम आपको पूरा बोझ नहीं डालते, लेकिन आप अगर 12,000 पीडीडी का कर सकते हो तो हमारा भी इशू हल करते। हमारा 30-35 हज़ार जम्मू कश्मीर बनता, आप निकाल देते कि भाई हमने इतने लोगों को रेगुलाइज कर दिया, आप अपनी फाइलें तैयार कीजिए। अगर 12,000 वहाँ कर रहे हो तो
हमारा भी कुछ ऐसा आर्डर है। ये एक आंख से देखने वाला हमें खुद हैरान है, एक आंख से क्यों देखा उन्होंने। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कोई आर्थिक फ़ायदा तो दिया नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, और जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके लिए क्या कोई प्रावधान है? सर परसों जैसे हमारे चीफ साहब से इसी मुद्दे बहस हुई, हमने कहा हमें 6 दिन या 11 दिन की वेज नहीं चाहिए। जिन लोगों की डेथ हो गई है ये उनके अकाउंट में डाल दो, या जो लोग रिटायर होंगे हमारे साथ ये उनको दे दो। ये 3-4 किस्म का भेदभाव है, मतलब जो भेदभाव कहीं नहीं हो तो वो PH में होता है। एक हमारे साथी हैं लैंड ओनर, कम से कम 3-4 हज़ार होंगे, उनसे ज़मीन ले ली, अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराई 15-20 बार, उनको ही उनकी ज़मीन पे नौकर रख दिया, उनको भी वेजेस टाइम से नहीं। अगर उनसे आपने ज़मीन लिया, आप नौकरी का वादा, तो नौकरी उनको पक्की नौकरी दो, डेली वेज या कैरी क्यों लगा रहे हो? ये सर जितना भेदभाव सर है ये सिर्फ इसमें, और जितने भी ऑफिसर आते हैं इस यहाँ जो लोग कहते हैं मलाई खाने के लिए आते हैं, लेकिन डेली वेज के लिए आप सोचो ना, कोई भी सीरियस नहीं है। जिसको भी हम मिले, मतलब पिछले 15 साल से हम संघर्ष ही कर रहे हैं ना, तो इन लोगों का मतलब हम सेक्रेटरी तक जाते हैं, हाँ ठीक है कमिश्नर साहब को मिले, यार मेरे बस की बात नहीं है, ये आपका जो फैसला है ये सरकार करेगी। अब सर LG साहब के पास पहुँचे, अब उससे बड़ी चेयर कहाँ पहुँचेगी बताइए। तो हमारा LG साहब को भी ये निवेदन आपके माध्यम से, जैसे आपने उनके एक बार इंटरव्यू मुर्मू साहब को इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा जी हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी वो चेंज हो गई। तो अब ये विकास पुरुष हैं, हम इनको ये नहीं कहते कि आप 40,000 एक दिन में करो, आप शुरुआत कीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप कितने हज़ार कीजिए, आप शुरुआत करो। वो ज्ञान हमारे पाले में आई, हम कितने लोग की फाइलें तैयार करते हैं, कितना तेज़ी से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, लेकिन वो चीज़ भी क्लियर नहीं की जाती। सिर्फ PDD का ऑर्डर होने से हमारे जितने साथी PH में या अदर डिपार्टमेंट उनको थोड़ा मायूसी होगी कि सरकार ने एक आंख से देखा। लेकिन PDD के लोग भी कह रहे हैं कि वो रेगुलराइज नहीं हुआ है सर, वो भी संशय बना हुआ है। वो बहुत बड़ा एक संशय वहाँ पे बना हुआ। उनकी DPC होती है, DPC होने के बाद ही वो रेगुलराइज है, और मेरे ख्याल में 200-300 लोगों के DPC हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी वहाँ भी किसी की नहीं पड़ी। तो सरकार से ये है कि अगर कोई आप ऑर्डर करते हो उसको ग्राउंड पे चेक करो। जैसे आपने अमित शाह जी को बता दिया कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट लागू हो गया, लेकिन कहाँ लागू हुआ? ऐसी हवाई घोषणाएँ ना हो, घोषणा वो हो सॉलिड हो जो ग्राउंड पे लोगों को लगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि आप यूटी के सारे नियम कायदे लागू करते हैं लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट पर लेकर के आप चुप हो जाते हैं? सर हम बड़े खुश हुए थे जब 370 टूटी थी, तो ड्यूटी JNK में हुआ स्थापित, तो हम लोगों ने वेलकम भी किया था। तो हमें ये उम्मीद बनी थी शायद ड्यूटी के तहत जो अदर ड्यूटी हैं उनके तहत ही हमें मिनिमम वेज एक्ट मिलेगा, तो तब भी हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। तो इन्होंने हमको लटका के रखा है, ड्यूटी तो बना दी, ड्यूटी का दिया कुछ नहीं। तो मेरी आपके माध्यम से यही है LG साहब, हमें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, टेबल टॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे लिए जो पॉलिसी है वो फ्रेम कर दें, जो पेंडिंग वेजी है वो दे दें। तो नहीं तो धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे, हमारे पास वही तैयार है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। एक नया कार्यक्रम देखेंगे आप लोग, तो जम्मू की जनता से फिर क्षमा चाहते हैं। हम लोग मजबूरी में ये स्टेप उठा रहे हैं, हमारी जीवन तकरीबन ख़त्म हो गया, ये बच्चों का इशू है, तो बच्चों के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे हम। लेकिन अब आपने कहा कि नीतीश्वर शर्मा जी से सब मीटिंग के बाद थोड़ा आपको लगा है कि सरकार गंभीर है, लेकिन अभी भी कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। अब आप सरकार को कितना अल्टीमेटम देंगे? कोई ज़्यादा अल्टीमेटम नहीं सर, 1-2 दिन की बात है, कोशिश कर रहे हो रही है, जैसे हिसाब से मिलने का कोई हो रहा है बंदोबस्त। अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा वो पुराना वाला रास्ता जो है वो फिर तैयार है, उसके लिए हमारी साथियों से चर्चा हो रही है। तो थोड़े दिन के अंदर अंदर उधर नहीं तो इधर एक धरना प्रदर्शन ज़बरदस्त सा गवर्नमेंट को मजबूर करने के लिए, तो सीधे स्पष्ट कहे थे गवर्नमेंट को घुटने बल पर लाने के लिए हम लोगों ने रास्ता पकड़ लिया है। अब हमारी ये लास्ट है, हमारे बड़े साथी 60 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो गए, कुछ नहीं मिला, कईयों का जीवन भी खत्म हो गया, सेवा देते देते मर गए ड्यूटी के दौरान। सिर्फ JE चीफ इंजीनियर वगैरह सिवाय लकड़ी के और कुछ नहीं देते थे। तो हम लोगों ने अब सोचा है अब हमको लकड़ी नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए, हक लेने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आप अपनी तरफ से उन परिवारों की हेल्प करते हैं, आपकी यूनियन है अपनी, जिन परिवारों के लोग किसी की डेथ हो जाती है या बिना फाइनेंशियल असिस्टेंट के वो रिटायर हो जाते हैं? देखिए हम जो भी अपने से हो सकता है
वो हम करते हैं, लेकिन डेली वेजर एक दूसरे की कितनी मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी खुद की आप कमाई देखें 700 होती है, तो वो जो भी थोड़ा बहुत बन पाता है वो हम करते हैं। और कोशिश हमारी लगातार पिछले जब से हमने एजिटेशनें शुरू की हैं तो लगातार ये तीसरा साल है कि जो भी हमारे साथी बेचारे एक्सपायर हुए हैं उनको हमने हर साल मार्च में 50-50 हज़ार की एक एक किस्त उनको दिलवाई है, जो लगातार पिछले अब ये तीसरी इस मार्च में दिलवाई है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई रिटायर हो रहा है, जो जा रहा है, और तो आपने उसको कुछ नहीं दिया, कम से कम उसका जो 6-6 साल का पेंडिंग वेजेस है 3.5 4 लाख के करीब कम से कम जाते समय उसको वो तो रिलीज होना चाहिए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए, फिर कहते हैं कि ये नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, जहां अपना किया हुआ काम किया है वो भी पैसे नहीं देते और खाली हाथ घरों को भेजते हैं। दूसरी तरफ एक बात अगर कानूनी तौर से की जाए, जब आपने बंदे को नौकरी ही नहीं दी तो आपने रिटायरमेंट कैसे कर दिया, जब आपके पास रिटायरमेंट पॉलिसी ही नहीं। लेकिन अंधा कानून कहते हैं इसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर लेबर लॉज को माना ही नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है इक्वल वर्क पे टू इक्वल वर्क, कोई कानून लागू नहीं। पहले तो बात समझ आती थी कि 370 था, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कानून डायरेक्ट लागू नहीं होता था। अब 370 भी नहीं है, फिर भी कानून लागू नहीं हो रहे। मुझे समझ नहीं आता कि जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे करते हैं हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, आखिर क्यों यहाँ पे वो कानून लागू नहीं होते, या ब्यूरोक्रेसी क्या सरकार से भी ज़्यादा मजबूत है कि जो उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को भी नहीं मानती है, ये आज तक समझ नहीं आई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, दाह संस्कार के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है और कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जो 60 साल की आयु होने के बाद उनको सरकार ने रोजगार तो नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, लेकिन रिटायर जरूर कर दिया। और कई ऐसे लोग हैं जो सेवा के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं की गई। बात हम पक्षपात की कर रहे थे और लगातार पक्षपात जारी है। ये दावे किए जाते थे कि 370 में संशोधन और 35 से अपील होने के बाद पक्षपात जो होता रहा था जम्मू खित्ते के साथ वो नहीं होगा, लेकिन अभी भी बदस्तूर जारी है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।